दोस्तों, सिख कौम ने भारत के इतिहास में बड़ी अहम भूमिका निभाई है, लेकिन एक समय आज़ादी के बाद ऐसा भी है जब सिख कौम का बहुत बुरा हाल हो गया। और कुछ लोग ये मानते हैं कि ये बुरा हाल सरकार ने जानबूझ कर कराया। जी हाँ, आज मैं बात करूँगा 1984 में हुए सिख दंगों की, सिखों के खिलाफ जो दंगे हुए। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन मैं एक बात की गारंटी आपको देता हूं कि इस टॉपिक पर इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी। बिना समय गवाए शुरू करता हूं मैं आज की इस वीडियो को। अपना समय निकाल लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक की पूरी जानकारी आपको आज हो जाएगी और आप इस वीडियो से आज बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। दोस्तों, 1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ। सिखों को ये लगा कि सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा हुआ, कितना खून खराबा हुआ, क्योंकि आधा पंजाब पाकिस्तान में रह गया और आधा हिंदुस्तान में। तो उस समय सिखों ने अपने अलग देश की मांग की, सिख मेजॉरिटी कंट्री की, जिसको उन्होंने खालिस्तान नाम दिया था। आगे बात करूँगा खालिस्तान के बारे में। इस रिक्वेस्ट को सरकार ने खारिज कर दिया कि हम ऐसा कोई अलग देश तुम्हें नहीं देंगे। तो सिखों ने फिर मांग की कि हमें प्रॉपर ऑटोनॉमी दे दी जाए, हमारे रीजन के जो भी रिसोर्सेज हैं, डिसीजन हैं, हम खुद लें, सेंट्रल गवर्नमेंट उन डिसीजंस को ना ले। इस मांग को भी सरकार ने खारिज कर दिया। अब शुरुआत होती है खालिस्तान मूवमेंट की। खालिस्तान मूवमेंट, मैंने आपको जैसे बताया, खालिस्तान उस कंट्री का नाम है जिसमें सिख रहना चाहते थे, सिख मेजोरिटी एरिया वो चाहते थे। खालिस्तान का मतलब द लैंड ऑफ प्योर। यहाँ से खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ। दोस्तों, आज तक ये बात फेमस है कि ज़्यादा बाहर दूसरी कंट्रीज़ में सिख ज़्यादा हैं, पंजाबी लोग ज़्यादा बाहर जाते हैं। तो उस समय भी 1970 में भी जगजीत सिंह चौहान बाहर गए और बाहर जो सिख थे, जो सिख बाहर रह रहे थे, उनको बताया कि दोस्तों ऐसा है, हम एक कंट्री की मांग कर रहे हैं, हम खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, उसके लिए हमें ढेर सारा पैसा चाहिए। तो 1970 में जगजीत सिंह चौहान ने डोनेशन ड्राइव दूसरे देशों से चलानी शुरू कर दिया और इंडिया पैसा भेजना शुरू कर दिया। और न्यूयॉर्क टाइम्स में ये डिक्लेयर भी कर दिया कि खालिस्तान अब एक अलग देश है, करेंसी भी वहाँ छपेंगी। ऐसी उन्होंने न्यूज़ आर्टिकल द न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने डाल दिया। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, थोड़ा धुंधला है, बहुत पुराना है, लेकिन काम चला लीजिए। देश बनना था हिंदुस्तान में और डिक्लेरेशन हो रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स में, न्यूयॉर्क में। ये कुछ समझ के बाहर था उनका कैसा डिसीजन था और क्या सोच के उन्होंने ये डिक्लेयर किया। पंजाब में अकाली दल है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो बहुत पुरानी पार्टी है, वो उस समय पर भी थी और ये दोनों साथ मिले हुए थे। लेकिन अकाली दल ने कभी भी ऑन द पेपर ये नहीं मांगा कि हमें खालिस्तान चाहिए। हाँ, उनके एक आधे मिनिस्टर ने हो सकता है बयान दे दिया हो कि हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऑन द पेपर फॉर्मली ऑफिशियली अकाली दल ने कभी नहीं कहा कि हम खालिस्तान चाहते हैं। हाँ, वो ऑटोनॉमी जरूर चाहते थे, थोड़ी पावर चाहते थे, वो पावर को डिसेंट्रलाइज जरूर करना चाहते थे, लेकिन एक सेपरेट नेशन की मांग अकाली दल ने ऑन द पेपर कभी नहीं की। दोस्तों, आप सभी को पता है 1975 से लेकर 1977 तक हमारे देश में इमरजेंसी का पीरियड था। 1977 में इमरजेंसी एंड हुई और पंजाब में इलेक्शन हुए और कांग्रेस की हार हुई और अकाली दल वहां पर जीत गई। अब दोस्तों, ये तो बड़ी पुरानी पॉलिटिक्स है। अगर एक पार्टी जीत जाए, दूसरी हार जाए, तो जो हारी हुई पार्टी है वो चाहती कि इस पार्टी को मैं कैसे भी कैसे एलिमिनेट कर दूं। उस समय पर भी कांग्रेस ने ये सोचा कि इस अकाली दल को यहाँ से हटाना होगा। उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसकी आवाज़ सिख सुन सकें, अच्छा इफेक्ट हो, अच्छी उनकी पकड़ हो उस व्यक्ति की पंजाब की जनता पर, उसको लोग सुने, उसकी लोग माने। ऐसे व्यक्ति की कांग्रेस सरकार तलाश कर रही थी। अब यहाँ से सामने आता है जरनैल सिंह भिंडरावाला। दोस्तों, इन्हें उस टाइम पर संत की उपाधि दी थी। इन्होंने धर्म की काफ़ी पढ़ाई की थी। उस समय पर इन्हें दमदमी टकसाल का हेड भी बना दिया गया था। ये वहाँ पर एक रिलीजियस स्कूल था दमदमी टकसाल, उसका जरनैल सिंह भिंडरावाला को हेड भी घोषित कर दिया गया था। अब कांग्रेस एक ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढ रही थी। अब हुआ यूं, 13 अप्रैल 1978 को निरंकारी सिख और कट्टर सिखों के बीच एक क्लैश हो गया। भिंडरावाला कट्टर सिख थे। देखो, ये कट्टर सिख ये मानते थे कि गुरु गोविंद सिंह के बाद उनके धर्म में, मैं ज़्यादा धर्म की जानकारी रखता नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कट्टर सिख ये मानते थे कि गोविंद सिंह जी के बाद कोई व्यक्ति जो है इस धर्म को लीड नहीं करेगा। लेकिन निरंकारी सिख वे मानते थे कि नहीं,
जीवित व्यक्ति भी अभी इस चीज को लीड कर सकता है। ज्यादा डीप में मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये इनकी दो अलग विचारधारा थी। तो 13 अप्रैल 1978 के बीच इनके बीच क्लैश हुआ और इसमें 3 निरंकारी और 13 कट्टर सिख मारे गए। दोस्तों कुछ लोग ये मानते हैं कि निरंकारियों ने पहले हमला किया, जो ये सिख थे ये वहां पर शांतिपूर्वक उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फायरिंग पहले शुरू की और 13 सिख मारे गए। यहाँ से भिंडरावाला फेमस होते चले गए और ये जितनी भी डेथ हुई उनकी हुई या इनकी हुई, जो भी खून खराबा हुआ, इसका इल्ज़ाम लगा जरनैल सिंह भिंडरावाला पर। अब कांग्रेस ने जरनैल सिंह भिंडरावाला को सपोर्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि ये एक उभरता सितारा था 1978 में। अब इन निरंकारी सिखों के एक हेड थे, उनका नाम था गुरबचन सिंह। उन्होंने कोर्ट में ये बयान दिया कि पहले हमला भिंडरावाला के सपोर्टर्स ने या उन कट्टर सिखों ने किया, उसके बाद हमने हमला किया, और कोर्ट में भिंडरावाला और उसके साथियों को दोषी करार दिया गया। अब गुरबचन सिंह के इस बयान के बाद भिंडरावाला के सपोर्टर्स या जो सिख उनसे नाराज थे, उन्होंने गुस्से में आकर गुरबचन सिंह की हत्या कर दी। वो कार से जा रहे थे, उन्हें गोली से उड़ा दिया। 1981 में जनगणना हमारे देश में होनी थी, तो पंजाब केसरी के एक एडिटर थे लाला जगत नारायण। उन्होंने क्या लिखा कि जो भी पंजाबी लोग हैं वो अपनी मातृभाषा पंजाबी ना बताकर हिंदी ही बताएं। अब ये बात जरनैल सिंह भिंडरावाला को बड़ी बेकार लगी। उन्हें बड़ा गुस्सा हुआ कि हम पंजाबी लोग हैं, अपनी मातृभाषा को पंजाबी ही बताएंगे, हम हिंदी क्यों बताएं। तो लाला जगत नारायण का मर्डर हो गया और उसका भी इल्जाम आया जरनैल सिंह भिंडरावाला पर। अब दोस्तों सिचुएशन 1978 से चली थी। अब कोर्ट में बात खिंचते खिंचते बीच में ये इंसिडेंट होते गए। अब बात आ गई है 1981 में, 1981 में। 1981 में पुलिस ने जरनैल सिंह भिंडरावाला को अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक जरनैल सिंह भिंडरावाला अब कोई आम इंसान नहीं रह गया था, बहुत फेमस हो गया था वो। उनके काफ़ी फॉलोअर्स हो चुके थे, लोग उनकी बातें मानते थे और उन्हें संत कहकर बुलाते थे, संत जी। अब 1981 में जरनैल सिंह भिंडरावाला को पुलिस ने अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन इतना आसान नहीं था। एक प्रयास भी किया, लेकिन उसमें पुलिस असफल रही। तो जरनैल सिंह भिंडरावाला ने कहा कि मैं 2 शर्तों पर खुद को सरेंडर करूंगा। पहली शर्त यह है कि कोई अमृतधारी सिख ही मुझे अरेस्ट करेगा, कोई अमृतधारी सिख ही पुलिस ऑफिसर। मुझे नहीं पता दोस्तों क्या होता है, जो सिख लोग हैं वो बता सकते हैं, कमेंट में भी मुझे बताइएगा आप कि अमृतधारी सिख का क्या मतलब होता है। तो कोई अमृतधारी सिख ही मुझे अरेस्ट कर सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि जितने भी मेरे साथी अरेस्ट हुए हैं उनको सरकार रिहा करेगी। तो जरनैल सिंह भिंडरावाला की दोनों मांग सरकार ने मान ली और 20 सितंबर 1981 को एसएसपी जरनैल सिंह कालेका ने जरनैल सिंह भिंडरावाला को अरेस्ट कर लिया। दोस्तों अरेस्ट होते ही पंजाब में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। जो जरनैल सिंह के सपोर्टर्स थे, फॉलोवर्स थे, उन्होंने ट्रेन की पटड़ियां उखाड़नी शुरू कर दी, फ्लाइट हाईजैक कर ली, बड़े दंगे पंजाब में करने शुरू कर दिए। 2-3 दिन के बाद सरकार ने यह कहकर जरनैल सिंह भिंडरावाला को छोड़ दिया कि हमारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। अब जेल से बाहर आते ही जरनैल सिंह भिंडरावाला तुरंत मुंबई चले गए सिखी का प्रचार करने। अब पता नहीं फिर से सरकार के दिमाग में क्या आया, पंजाब से ऑर्डर गए मुंबई पुलिस को कि जरनैल सिंह भिंडरावाला को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये बात जरनैल सिंह भिंडरावाला को पता चल गई और जरनैल सिंह भिंडरावाला मुंबई से पंजाब आ गए और वहां से निकलने में उनकी मदद की ज्ञान सिंह पुनिया ने। ज्ञान सिंह पुनिया ने एक पानी के टैंकर में उन्हें बैठाया पिछली सीट पर। वो पुलिस से अच्छे उनके संबंध थे, तो वो उन्हें वहाँ से उनके जो जहाँ पर भी वो रुके हुए थे वहाँ से उन्होंने ज्ञानी सिंह ने उन्हें बाहर निकाल दिया और मुंबई पुलिस वहाँ जरनैल सिंह भिंडरावाला का वेट करती रही और जरनैल सिंह भिंडरावाला आ गए पंजाब। अब दोस्तों इतने इंसिडेंट हो चुके थे, भिंडरावाला अब अकाली दल के लिए वाकई में खतरा बन गया। जो कांग्रेस करना चाहती थी वो सच में हो गया। क्योंकि देखिए दोस्तों अकाली दल भी एक रिलीजियस पार्टी थी, वो भी धार्मिक बातें करते थे, लेकिन जरनैल सिंह भिंडरावाला के लिए पब्लिक के दिल में एक अलग ही जगह हो गई थी। वो धर्म से भी ऊपर जा चुके थे। अकाली दल भी धर्म की बातें करते थे, लेकिन जरनैल सिंह भिंडरावाला का लेवल कुछ अलग ही हो गया था। तो 1982 में अकाली दल ने जरनैल सिंह भिंडरावाला से हाथ मिला लिया और वहां से शुरू हुआ धर्म युद्ध मोर्चा। 4 अप्रैल को रास्ता रोको आंदोलन, 17 अप्रैल को रेल रोको आंदोलन और ढेर सारे सिख इस धर्म युद्ध मोर्चा के चलते
पुलिस ने अरेस्ट कर लिए। दोस्तों अप्रैल 1983 में गोल्डन टेम्पल की सीढ़ियों पर एक डीआईजी को जर्नैल सिंह भिंडरावाला के लोगों ने गोली मार दी। यानी कि अब गोल्डन टेम्पल में जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने हथियार जमा करने शुरू कर दिए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर भी कोशिश की कि कोई बात नहीं, सिचुएशन हम हैंडल कर देंगे, लेकिन हुआ यूं, अक्टूबर 1983 में जर्नैल सिंह भिंडरावाला के आदमियों ने एक पैसेंजर बस में 6 हिंदुओं को जान से मार दिया। अब सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी पंजाब में प्रेसिडेंट रूल का ऐलान करना पड़ा। अब इंदिरा गांधी ने शांति प्रस्ताव भी भेजा। शांति प्रस्ताव पर अकाली दल तो कुछ सहमत थी, लेकिन जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने साफ मना कर दिया कि ये सब बकवास है, सरकार हमारी कोई भी बात नहीं मानेगी और मैं इस प्रस्ताव को रिजेक्ट करता हूँ। 1 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। सारे कम्युनिकेशन बंद कर दिए, वाटर सप्लाई बंद कर दी, पंजाब को देश से काट दिया गया। ना तो कोई बाहर आ रहा था, ना कोई अंदर जा रहा था। 3 जून 1984 को हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। जी हाँ, वही ऑपरेशन जो जिम्मेदार है इंदिरा गांधी जी की मौत का। 3 जून को ये बात इंदिरा गांधी जी को नहीं पता थी कि इस दिन के बाद ये ऑपरेशन उनकी मौत का कारण बन जाएगा। 3 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार का ऐलान हुआ। इस ऑपरेशन का मोटिव ये था कि गोल्डन टेम्पल और हरमंदिर साहिब में जो जर्नैल सिंह भिंडरावाला उनको वहां से हटाया जाए, जिंदा या मुर्दा। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार था। तो 12:40 पर सीआरपीएफ के जवानों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। दोस्तों जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने गोल्डन टेम्पल को इसीलिए चुना था क्योंकि मान लीजिए अगर उसके अंदर आर्मी आती, हथियारबंद लोग आते हैं, तो पूरी दुनिया में सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि वो बड़ी पवित्र जगह है। दोस्तों मैं सिख नहीं हूँ, पंजाबी नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी उस जगह से एक अलग सा ही लगाव है। वहाँ की वाइब्स अलग हैं। जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने उस जगह को इसीलिए चूज़ किया, गोल्डन टेम्पल को, क्योंकि अगर वहाँ पर पुलिस या आर्मी आकर गोलीबारी करेगी तो वो जानता था कि पूरी दुनिया के सिखों की भावनाओं को ठेस पहुँचेगी, और शायद वो अपनी सोच में कामयाब भी रहा। इंडियन आर्मी को लीड कर रहे थे मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़, लेकिन भिंडरावाला के साथ भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। भिंडरावाला की जो फौज थी, अंदर जो आर्मी थी, उसके जो सपोर्टर्स थे, उनमें एक बड़ा मेन व्यक्ति था। वो था मेजर जनरल साबेग सिंह। ये वही मेजर जनरल हैं 1971 के वॉर में जब ये लड़ रहे थे तो इनके पिताजी की मौत हो गई थी। अपने देश को इन्होंने पहले रखा और ये अपने पिताजी की फ्यूनरल पर भी नहीं आए, उनकी मौत पर भी अपने घर नहीं आए और अपने देश के लिए वहाँ पर लड़ते रहे। अब अंदर मेजर जनरल साबेग सिंह जो भिंडरावाला के सपोर्टर्स थे उनको ट्रेन कर रहे थे, गोरिल्ला वार कैसे करना है, प्लान्ड तरीके से अटैक कैसे करना है, अटैक से बचना कैसे है। ऐसा नहीं था कि अनट्रेंड व्यक्तियों को पकड़ा दी बंदूक और वो अंधी फायरिंग कर रहे हैं इंडियन आर्मी पर। अंदर भी ट्रेंड मिलिटेंट्स थे। अब दोस्तों इंडियन आर्मी सोच रही थी अनट्रेंड व्यक्ति हैं, ये ज़्यादा बड़ा मिशन नहीं है, जल्दी हम इसको कर देंगे। लेकिन असली लड़ाई शुरू हुई 5 जून को, जब इंडियन आर्मी को पता लगा कि उनके पास एंटी टैंक गन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, मशीन गन्स हैं। सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि लास्ट में आकर इंडियन आर्मी को टैंक बुलाने पड़े और उन टैंक से उन्होंने हमला किया। दोस्तों इस हरमंदिर साहिब में एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, वो है अकाल तख्त। ये वो तख्त है जहाँ पर यहाँ के सबसे बड़े रिलीजियस गुरु बैठते हैं। वहाँ पर उस जगह को, अकाल तख्त को भिंडरावाला ने कब्जा लिया था। अब टैंकों ने अकाल तख्त पर हमला किया, वहाँ पर एक लाइब्रेरी थी उस पर हमला किया और इसी झड़प में जर्नैल सिंह भिंडरावाला मारा गया। दोस्तों आर्मी के भी 83 जवान शहीद हुए और 243 के करीब मरे, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि 700 जवान आर्मी के शहीद हुए, लेकिन मैं आपको ऑफिशियल फिगर्स ही बताऊंगा। अगर मैं बात करूं भिंडरावाला के आदमियों की तो लगभग 500 से ज़्यादा भिंडरावाला के सपोर्टर्स इस झड़प में मारे गए। जिस सोच के साथ भिंडरावाला ने गोल्डन टेम्पल पर कब्जा किया था वो सोच कामयाब हुई। पूरे देश, पूरी दुनिया में सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंची, क्योंकि इतनी पवित्र स्थान पर जब टैंक से उन्होंने हमला किया, गोलीबारी की, तो भावना कहीं ना कहीं ठेस होनी ही थी उनकी। और 31 अक्टूबर 1984 सुबह 9:20 पर 2 सिख बॉडीगार्डों ने पीएम इंदिरा गांधी को गोली मार दी।
सतवंत सिंह और बेंच सिंह। 2:20 पर इंदिरा गांधी को डेड डिक्लेयर कर दिया गया, उनकी मौत हो गई। अब इतने नाजुक माहौल में इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने देश की कमान संभाली। एम्स के आसपास से शुरू हुए दंगे अब पूरी दिल्ली में धीरे धीरे फैल रहे थे। उस समय पर हमारे प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह, वो भी इन दंगों का शिकार हुए क्योंकि वो भी एक सरदार थे। उनके काफिले पर भी हमला किया गया, कई सिखों को पीटा जाना शुरू कर दिया गया, गुरुद्वारों में आग लगा दी गई, मारा पीटी शुरू हो गई। पुलिस रिकॉर्ड में पहला केस औरबिंदो मार्ग, दिल्ली में कोई औरबिंदो मार्ग है, वहाँ पर हुआ। एक सिख की मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई। खून का बदला खून, सरदार गद्दार हैं, ऐसे नारों से दिल्ली जल्दी गूंजने वाली थी। शाम को बिफोर राजीव गांधी वाज इन कलकत्ता, बिफोर हिज अराइवल ए मीटिंग टुक प्लेस ऑफ द कांग्रेस लीडर वेयर दे सेड के होल डे लेफ्ट, कोई शाउटिंग नहीं हो रहा, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, ये क्या हो गया। तो उन्होंने देन दे इशूड डायरेक्शन एट दैट टाइम कि खून का बदला खून स्लोगन, और ये इनको जो मारो पीटो, ये जो पॉलिसी वहाँ से बनी, देन मैसेज वाज सेंट। सो दिस होल स्टार्टेड at about 4:30 or 5 p.m. दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इंदौर और नॉर्थ इंडिया के और भी कई हिस्सों में सिखों की जान जानी शुरू हो गई। लेकिन सबसे बुरा हाल देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में ही 3000 से ज़्यादा सिखों की हत्या कर दी गई। 3000 परिवारों ने अपनी आंखों के सामने घर के लोगों को मरते हुए, तड़पते हुए देखा। जो लॉलेसनेस थी और ये जो राइटिंग थी, ये कोई 4 बजे से लेकर आहिस्ता ये बढ़ती एम्स की से आगे चलती गई। और ये कत्लेआम का सिलसिला सरकार द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, पूरी दुनिया में आज तक किसी भी सरकार पर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा था। ये जो कत्लेआम शुरू हुआ 1 नवंबर को सुबह शुरू हुआ। 1 नवंबर को सुबह जैसे कि किसी ने स्विच ऑन कर दी हो, इस तरह से एकदम सारी दिल्ली में ये एक तरह की एक इतने साइज की रॉड्स, सबके हाथों में वो रॉड, सारी दिल्ली में एक इन्फ्लेमेबल पाउडर, और एकदम ये सबसे पहले गुरुद्वारे को आग लगाई ताकि कहीं जो गुरुद्वारे में इकट्ठे ना हो जाओ, गुरुद्वारे में बचे नहीं। उसके बाद जाके घरों को धीरे धीरे करना लगा। उसके बाद जहाँ पे सिख इकट्ठे हुए, सारी दिल्ली में ये पुलिस ने जा के पहले सिखों को हथियार छीने, कहा कि हम आपको बचाएंगे, आप अपने एरिया में चले जाओ। जिस एरिया में उन्होंने अपने हथियार पुलिस को दे दिए, वहाँ पे सिखों को मार दिया। महसूस कीजिए उस समय उन परिवारों के दर्द को जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने घर के व्यक्तियों को तड़प कर मरते हुए देखा है। 3000 लोगों के परिवार उजड़ गए, घर से बेघर हो गए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, किसके पास जाएं जब सरकार ही कातिल हो जाएगी। एक सोची समझी साजिश थी सिखों को सबक सिखाने की, जिसके पीछे सरकार थी। और ये इल्ज़ाम किसी एक व्यक्ति या किसी एक संगठन का नहीं था, लाखों लोगों ने मिलकर सरकार पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि ये एक प्री प्लान्ड अटैक था सरदारों से, सिख कौम से बदला लेने के लिए। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, थोड़ी देर में एडिट करने से पहले ही अपलोड कर दूंगा मैं। उस वीडियो में जो आई विटनेसेस हैं एंटी सिख राइट्स 1984 के, वो अपने दुख दर्द बताएंगे। आप इंस्टाग्राम पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर थी, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी इस टॉपिक से रिलेटेड मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डार्क डेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के अगर आपने पहले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। जल्द ही मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।